हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ओके, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। और एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चन कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने सेंड किया है, सर ये कंफ्यूजन है या फिर हमको ये क्वेश्चन समझना है। हम यहाँ पे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन आप लोग के डाउट में नहीं है उसको हम तेजी में एक फ्लैश करते हुए आगे बढ़ेंगे। वहां पर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो या कोई आप मिसिंग किए हो तो उसको आप चेक कर लें। रिमेनिंग को हम डिस्क्राइब करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बेसिक क्वेश्चन है, इसमें 2 पॉइंट चार्जेस गिवन है, दोनों के बीच सेपरेशन गिवन है और कहा जा रहा है बताइए दोनों के बीच फोर्स क्या होगा। तो हमने Q1 ले लिया है एक चार्ज को, दूसरे चार्ज को Q2 और उसमें गिवन है सेपरेशन कितना, R इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। इसी को आप मीटर में कन्वर्ट कर लें तो ये हो जाएगा 30 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। और हमको फोर्स निकालना है। तो डायरेक्टली आप जो कूलम्ब्स लॉ में फार्मूला पढ़े थे फोर्स का, वो क्या था, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R²। तो यहां पे सारे आप डेटा को सब्स्टिट्यूट करें। अभी SI सिस्टम में इसका वैल्यू क्या होता था, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। और हमने Q1 Q2 का डेटा सब्स्टिट्यूट किया, R का डेटा, और फाइनल आप इसको सॉल्व करें तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 6 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सेकंड क्वेश्चन। अभी सेकंड क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक स्मॉल चार्ज स्फीयर है जिसपे चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम है, वो दूसरे स्मॉल चार्ज स्फीयर जिसका चार्ज गिवन है -0.8 माइक्रोकूलम चार्ज, उस इस चार्ज स्फीयर की वजह से ये चार्ज स्फीयर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है और उस फोर्स का वैल्यू गिवन है। ये फोर्स का वैल्यू कितना गिवन है, 0.2 न्यूटन। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बताइए ये दोनों स्फीयर कितना डिस्टेंस पे सेपरेटेड होगा। और सेकेंड पूछा जा रहा है कि बताइए ये स्फीयर फिर इसके द्वारा कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये वाला स्फीयर इसके वजह से कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये क्वेश्चन था। तो यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज, तो दोनों स्फीयर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और अट्रैक्ट करेगा तो इस स्फीयर पे फोर्स इसके द्वारा, तो हम लोग इसको फर्स्ट स्फीयर मान लेते हैं और इसको सेकेंड। तो इस पे फोर्स जो होगा उसको हम लोग लिखने जा रहे हैं F12। तो इस क्वेश्चन में गिवन है कि इस पे जो फोर्स लग रहा है इस स्फीयर के द्वारा, उसका वैल्यू कितना है, तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, 0.2 न्यूटन। अब यहां पर इस स्फीयर पे जो फोर्स लगेगा इसके द्वारा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, इसी लाइन में इधर की ओर लगेगा, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, F21। और अब वेक्टर साइन दे दो इस पे। तो पहला क्वेश्चन में तो कहा जा रहा है क्या, आप ये सेपरेशन दोनों के बीच जो है, इस सेपरेशन को हम R मानने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है आप R का वैल्यू कैलकुलेट करो, और दूसरा क्वेश्चन जो कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है कि नहीं, आप इस पे जो फोर्स लगेगा उसको आप कैलकुलेट करो। तो अब स्टेप बाय दोनों को कैलकुलेट करते हैं। जैसे सेकेंड क्वेश्चन को आप एक लाइन में डील कर सकते हो, बना सकते हो। याद करो जब हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में पढ़ा था तो उसको प्रूफ किया था कि जब आप 2 पे 1 के द्वारा फोर्स लगाओगे तो ये -1 2 ऐसा कुछ हम लोगों ने पढ़ा है। आप इसको मॉड ले लो, तो मॉड का क्या मीनिंग होगा कि दोनों का मैग्नीट्यूड लेने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने तो पढ़ा था कि जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना ही ये भी इस पे लगाएगा, या दूसरे वे में कहे कि ये स्फीयर जितना इस पे लगा रहा है, ये गिवन है क्वेश्चन में, तो उतना ही ये भी इस पे लगाएगा। तो हम लोग डायरेक्टली इसको आंसर कर सकते हैं कि F21 जो होगा F12 के बराबर होगा और 0.2 न्यूटन। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग को डायरेक्टली सॉल्व हो गया। आपको क्या याद रखना था, कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म, अगर वो याद है तो आप डायरेक्टली कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में जो सेपरेशन निकालना है उसके लिए आप कूलम्ब्स लॉ में जो फार्मूला मिला था उसको याद कीजिए। क्या था फार्मूला, K Q1 Q2 बाई R²। अब F गिवन है, K को आप इधर ले आए, सॉरी हम लोग को तो R² निकालना है ना, R² को इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई
के तो यहां रहेगा ही और डिवाइडेड बाई एफ। आप सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहां पर k का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 का वैल्यू 0.4 माइक्रोकुलम और इंटू 0.8 इंटू 10 टू द पावर -6 और 0.2। अब इसको कैंसिल कर लो तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 1.82 और 0.8 1.6, और जब हम लोग पावर वाले को डील करेंगे तो -12 और 9 -3 आ जाएंगे। अब इसी को आप एक और पावर को आप यहां से एडजस्ट कर लो तो 9 16 इन 10 टू द पावर -2। तो ये किसका वैल्यू आ गया हम लोग को? आर स्क्वायर। अब यहां से स्क्वायर हटाओगे तो राइट हैंड साइड में अंडर रूट ले लोगे, तो अंडर रूट ले लोगे तो ये आ जाएगा 9 इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर -2, तो आ गया 3 इंटू 4 10 टू द पावर -2, और इसी को आप लिख सकते हो 0.12 मीटर। तो यही सेपरेशन हो गया, कोई टिपिकल नहीं था, डायरेक्टली हम लोग कूलम्ब्स लॉ में जो भी फॉर्मूला मिला था उसको यूज किया, डायरेक्टली यहां से आ गया। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को पढ़ें और क्वेश्चन में देखिए क्या क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में बेसिकली देखे तो 3 पार्ट। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जिसमें कहा जा रहा है इस रेशियो को चेक करें कि ये डायमेंशनलेस है या कुछ डायमेंशन है इसका। तो इसको हमको चेक करने के लिए सबसे पहले तो इसका डायमेंशन फार्मूला आना चाहिए, इसका आना चाहिए, यानी जितना भी यहाँ पे टर्म्स हैं सारे का डायमेंशन फार्मूला सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो के का डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालेंगे? तो इसी चैप्टर में हम लोगों ने कैलकुलेट किया था पीछे, याद कीजिए। फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला ये होता है। इस फोर्स के फार्मूला में ये जो के है इसका डायमेंशन फार्मूला हम लोग को निकालना है। तो इसके लिए फोर्स का, चार्ज का और सेपरेशन का सबका डायमेंशन फार्मूला सब्स्टिट्यूट किया और के का वैल्यू, के का डायमेंशन फार्मूला का वैल्यू, ये एक्सप्रेशन कुछ आ गया। उसी तरह से न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम लोग पढ़ते हैं तो F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर पढ़ते हैं। अब यहाँ पे इस g का हमको इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर भी F, मास और सेपरेशन का सबका डायमेंशन फार्मूला सब्स्टिट्यूट कीजिए तो फाइनल g का हम लोग को ये आ गया। और यहाँ ये e स्क्वायर चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो चार्ज का डायमेंशन फार्मूला अभी जस्ट हम लोगों ने लिखा है, तो उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए सब्स्टिट्यूट कीजिए यहाँ पे, तो m l टू द पावर 3 t टू द पावर -4 i टू द पावर -2, तो k का हो गया, और e का क्या हो जाएगा? तो i t इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई g का, तो g का हम लोगों ने निकाला है m टू द पावर -1 l क्यूब t टू द पावर -2, और बाद में हम लोग ब्रैकेट में एक साथ कर लेंगे, अभी जस्ट लिखने जा रहे हैं। अब ये मास, दोनों मास का डायमेंशन, तो ये, तो अब यहां से देखिए यहां पे ये -1 है और ये 2 है, तो ये -1 हो जाएगा, और फिर ये, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। फिर यहां पे एल क्यूब, क्लियर। अब यहां से देखिए ये t टू द पावर -4 है और यहां से t स्क्वायर आएगा, तो कुछ कैंसिल हो गया, 2 टू द पावर -2 बचेगा और ये -2, तो फिर ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये -2 है और फिर ये वाला, और फिर i टू द पावर -2 है और i टू द पावर 2 हो जाएगा, तो ये वाला भी एक दूसरे को कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल क्या आ गया? m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0, या अदर भी, याद कीजिए डायमेंशन फार्मूला में मेनली हम लोग डायमेंशनलेस क्वांटिटी को लिखते थे, या कोई भी नंबर होता था उसका डायमेंशन फार्मूला लिखता था, तो ऐसे कैसे करते थे? m0, l0, t0, या अदर क्वांटिटी है उसका भी 0 दिखा दीजिए। तो ये हम लोग को आ गया। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आप बताइए कि ये डायमेंशनलेस है, तो ये डायमेंशनलेस आ गया। सेकेंड पार्ट, इस पार्ट में कहा जा रहा है कि ये जो रेशियो है इस रेशियो का वैल्यू आप निकालें, और इस वैल्यू निकालने के लिए जो डेटा इसके लिए जरूरत पड़ेगा, ये सारा के लिए डेटा का जरूरत पड़ेगा, वो बुक के पीछे टेबल जो गिवन होता है, जैसे एग्जाम में भी आप जाते हैं तो फर्स्ट पेज में ही सारा वो डेटा गिवन होता है, तो उस टेबल का आप यूज करें और फिर बताइए कि क्या सिग्निफिकेंस है इसका, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग डेटा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये 9 इंटू 10 टू द पावर 9 के का वैल्यू, ई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 डिवाइडेड बाई जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, और मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर
-27। अब ये आ जाएगा 2.29 इंटू 10⁻39। ये रेशियो का वैल्यू आ गया। अब ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, क्योंकि मैक्सिमम लोग का जो क्वेश्चन था इसी पर बेस्ड था कि क्या सिग्निफाई कर रहा है ये। तो याद कीजिए लास्ट क्लास में हमने कुछ बोला था कि आप लोग का तो क्वेश्चन जो भी पूछा हुआ है वो सब लोग का अलग अलग है और ये 90% कवर कर रहा है, लेकिन हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्यों हमने ऐसा किया था? तो वजह यही थी, याद कीजिए 1.4 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था एग्जाम्पल का, और 1.4 में जब आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स कैलकुलेट करके और उसका रेशियो लिया था, तो वो रेशियो क्या आया था? यही तो था वैल्यू। अब जाके उसको चेक करें। हमने जो एग्जाम्पल लास्ट वीडियो में एग्जाम्पल 1.4 सॉल्व किया था, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो आप कैलकुलेट कीजिए। और जब हम लोगों ने रेशियो कैलकुलेट किया था तो यही कुछ वैल्यू आया था। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये जो रेशियो का वैल्यू आ रहा है ये क्या सिग्निफाई करता है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये क्या बता रहा है? तो डायरेक्ट ये इनडायरेक्टली ये बता रहा है कि ये जो रेशियो है, ये रेशियो किसका रेशियो है? तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के रेशियो ये सिग्निफाई कर रहा है। क्लियर? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये थर्ड पार्ट भी क्लियर हो गया। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में भी दो पार्ट है, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। और बी पार्ट में कहा जा रहा है व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विथ माइक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल ऑफ। इस क्वेश्चन का दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम लोगों ने पढ़ा था उस पे बेस्ड है, और ये ऑलमोस्ट सब लोग से बना भी है। ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, और जहां पे आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़े वहां उसको जाके रीडिंग दे, इसका आंसर आपको आ जाएगा। और ये जो लोग भी क्वेश्चन सेंड किए थे तो देख रहे हैं ऑलमोस्ट ये किसी ने सेंड इसको नहीं किया है। हाँ, इसका सेकेंड पार्ट बहुत सारे लोग सेंड किए हैं कि सर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका क्या मीनिंग है। तो सेकेंड पार्ट में कहा जा रहा है कि जब आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चार्ज को डील करते हैं तो वहां पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं, या लूज लैंग्वेज में कह सकते हैं कि वो फेल करता है। वहां पे ये मान के हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को लेके नहीं चलते हैं। इसका रीजन क्या है? तो यहां से समझिए, जब हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे क्वेश्चन सॉल्व किया था तो वहां पे याद कीजिए हम लोग को एक क्वेश्चन मिलता था कि बताइए 1 कूलम चार्ज किसी बॉडी पर रेज करवाना है तो कितना इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव करना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज होता था तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ता था, और निगेटिव चार्ज होता था तो उस पर इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ता था। तो मान लीजिए कि हम कोई बॉडी पे इतना कूलम चार्ज रेज करवाना चाहते हैं, तो यहां से कितना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो याद कीजिए आप लोग तो सॉल्व करते थे, ये Q बाई ई आता था, Q का वैल्यू रखते थे, और यहाँ पे 1.9 इंटू 10 टू द पावर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। और आप याद कीजिए इसको जब आप सॉल्व करते थे तो ये आता था कुछ ऐसा, ये ऐसा कुछ आता था। आप चेक कर लीजिएगा, ये वैल्यू इतना आता था, तो ये प्लस आ जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस आ जाएगा। इसका क्या मीनिंग है कि जब आप किसी बॉडी पे 1 कूलम चार्ज रेज करवाना चाहते हैं तो आपको इतना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा, जो कि नंबर में बहुत ज्यादा है। अगर हम कहें नहीं 1 माइक्रोकूलम, तो 1 माइक्रोकूलम तो यहाँ पे 10 टू द पावर -6 आ जाएगा, और इस केस में आपका आंसर कितना आ जाएगा? जब आप 1 माइक्रोकूलम करेंगे तो यहां से आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर ये 6 -6 आ जाएगा, तो ये 12। यानी एक बहुत छोटा अमाउंट आप चार्ज यहां पर रेज करवाना चाहते हैं 1 माइक्रोकूलम, तब उस समय आपको कितना इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा? इतना इलेक्ट्रॉन। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है जब आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर डील करते हैं तो आप इतना इलेक्ट्रॉन आप रिमूव भी कर लेते हैं, तो चार्ज कितना से चेंज होता है? 1 माइक्रोकूलम।
मतलब निग्लिजिबल चेंज होता है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो यहां से यही वजह है कि हम लोग जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डील करते हैं, तो जब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर डील करते हैं तो हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज नहीं लेते हैं और क्या मान के चलते हैं कि ये कंटिन्यूअस फ्लो है। और ये रहा 5th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पढ़िए। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप मेथड ऑफ चार्जिंग को याद कीजिए। मेथड ऑफ चार्जिंग में हम लोगों ने पढ़ा था 3 मेथड था, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन। तो बाय फ्रिक्शन जो पढ़ा था, तो वहां पे जो भी हम लोग डिस्कस किए थे, समझिए उसका जो भी पॉइंट्स थे वो सारा पॉइंट इसका आंसर हो जाएगा और वहां से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको। याद कीजिए हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर 2 न्यूट्रल स्फीयर लेते हैं, इनिशियली इस पे भी चार्ज नहीं है और यहां पे भी चार्ज नहीं है, Q1 Q2 दोनों पे चार्ज नहीं है, लेकिन आप इसको रब करते हैं तो क्या होता है, इससे मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन निकला और इस पे चला गया। हम मान लेते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन्स यहां से रिमूव हुए, तो यहां पर जैसे ही 5 इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करेंगे तो यहां पे +5 ही चार्ज आ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन कहां गया, तो सेकेंड बॉडी पे, तो यहां पे कितना आ जाएगा, -5। क्लियर। हम लोगों को बाय फ्रिक्शन मेथड जो चार्जिंग का देखा था, उसमें हमने कहा था कि जब आप 2 बॉडी को रब करोगे तो एक पे जितना निगेटिव चार्ज उतना ही दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पे जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही दूसरे पे निगेटिव चार्ज। अब हम लोग सिस्टम को लेके चले। अगर इस दोनों को एक सिस्टम माने तो यहां पे रबिंग करने से पहले टोटल चार्ज कितना है, 0, और इसको रब करने के बाद टोटल चार्ज कितना है, तो आप कहेंगे कि यहां पर भी अभी टोटल चार्ज कितना है, तो जितना यहां पे पॉजिटिव उतना ही निगेटिव। तो सिस्टम पर जितना पहले चार्ज था उतना ही बाद में है। क्लियर। तो ये चार्ज हम लोग क्या कह रहे हैं कि चार्ज क्या है, कंजर्व्ड है। अब आ जाइए इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में भी तो वही कहा जा रहा है कि सिल्क क्लॉथ पे आप रॉड को क्या करते हैं, रब करते हैं। तो उस ड्यूरेशन ये जो प्रोसेस हो रहा है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो कर रहा है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता था कि टोटल चार्ज किसी आइसोलेटेड सिस्टम का कांस्टेंट होता है। चार्ज को आप ना क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जब आप क्लॉथ लो तो इनिशियली उस पर भी चार्ज नहीं है, रॉड लो उस पर भी चार्ज नहीं है। अब इसको रब करना स्टार्ट करते हो तो यहां से एक से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दूसरे पर हो जाएगा। एक पे जितना ही निगेटिव चार्ज आएगा उतना ही दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर टोटल चार्ज देखा जाए तो 0। तो इस तरह से ये क्या करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। अगर आपको उसको सेंटेंस में लिखना है तो आप क्लियरली लिखिए वहां पर कि जब आप रब करते हो रॉड को सिल्क क्लॉथ पे तो उस ड्यूरेशन में क्या होता है, एक से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दूसरे पर होता है। इस वजह से एक पे जितना निगेटिव चार्ज होगा उतना ही दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0। इनिशियली भी टोटल चार्ज 0 था और बाद में भी टोटल चार्ज 0 है। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि क्या फॉलो कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर। तो ये हम लोग का 5th क्वेश्चन था।